हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सीरीज एलसीआर सर्किट है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो चालू करते हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट देखिए, ठीक है, सीरीज इंडक्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट। बच्चा दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ है। चलो देखो, ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर, ठीक है, दूसरा आपके पास में कौन है बेटा, कैपेसिटर, और तीसरा आपके पास में बेटा रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस। तीनों किस में जुड़े हुए होते हैं, सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और किससे जुड़े हुए होते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से। ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, ये जो ईएमएफ है उसको हम ई से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ई नॉट क्या है बेटा, इसकी पीक वैल्यू है ना, और ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओमेगा टी क्या है, इसका इंस्टेंटेनियस फेज। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस। क्लियर है। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। क्योंकि ये बेटा सीरीज में है तो तीनों में जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी थोड़ा सा थ्योरी बताते हैं आपको। देखिए बेटा, अ circuit containing a series combination of a resistor या resistance or a coil of inductance L and a capacitor C connected with a source of EMF of peak value अब ई नॉट। ठीक है, कैसे होगी बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज शो इन एवर, ऊपर बताया गया। ठीक है बेटा, अब इसका बेटा हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। विदाउट फेजर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, इसमें करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम लिखते हैं बेटा इसमें फेजर डायग्राम फॉर सीरीज LCR। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैंने तुम्हें पहले बताया था, पहली वीडियोस में बच्चों ने बताया था कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है इसको, वोल्टेज को, और रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें कौन लीड करता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर। यानी हम यहाँ पे पोटेंशियल कितना ले रहे हैं बेटा, VL। ये यहाँ पे भी मैंने चलो शो कर दिया, VL लीड करेगा किसको, करंट को। कितनी फेज से बेटा, पाई बाई फेज से, पाई बाई 2 फेज से। इसके अंदर कौन फेज करेगा, इसके अंदर कितना होगा, करंट लीड करेगा I किसको, वोल्टेज को। कितना फेज लेगा बेटा वो, पाई बाई 2। और इसके अंदर ये दोनों बेटा सेम फेज में होते हैं, VR और I। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे वोल्टेज VL हमने ले ली है, यहाँ वोल्टेज हमने क्या लिया है, VC लिया है, और यहाँ वोल्टेज क्या है, VR। यानी VL VC VR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस।
ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। इसको ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अक्रॉस इंडक्टर एल सी एंड आर इज कितना है बेटा, इसमें होगा वी एल, किसकी इक्वल है बेटा, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल। आई क्या है, करंट, और एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एल के लिए वीसी क्या है बेटा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर आई एक्स सी, एंड रजिस्टर के लिए क्या लिखेंगे, वी आर इज इक्वल टू आई आर। क्लियर, यहां तक बहुत आसान है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसका फेजर बनाते हैं बेटा, इन तीनों को मिलाकर एक फेजर बनाते हैं, ठीक है। देखो बच्चे बहुत आराम से देखिएगा, समझ के करिए। देखिए यहां पर हमने एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। देखिए ये मेरे पास में आ गया, एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे, ये बन गया हमारे पास में। देखिए अब जस्ट मिनट, ये देखिए यहां पर हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। क्लियर है। अब देखिए वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, है ना, और वी आर और आई सेम डायरेक्शन में। सबसे पहले वी आर और आई को बनाते हैं। देखिए यहां पर ये हो गया मेरे पास में वी आर, कितना हो गया बेटा, वी आर, और इसके पीछे आई का मैग्नीट्यूड कम लेते हैं ना, ठीक, वी आर और आई सेम डायरेक्शन में आ गए, इसके लिए काम खत्म। दूसरा इस पे आ जाओ, आई लीड कर रहा है इसको, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो यहां पर हमने ले लिया बेटा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। देखो आई लीड कर रहा है वोल्टेज, कितना फेज है, पाई बाई 2, ठीक। अब इधर देखिएगा, इसमें कैपेसिटर इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को, तो अब वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वी एल हो गया बेटा ऊपर, वी एल हमारे पास में आ गया ऊपर, कितने फेज पर, पाई बाई 2 पर। अब चेक कीजिए, रेजिस्टेंस के अंदर दोनों सेम फेज में, एक वोल्टेज एंड करंट, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है वोल्टेज को, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को, ठीक है, ये आ गया। अब हमने यहाँ पर कर दिए बेटा, इसको मान लेते हैं Q पॉइंट, इसको मान लेते हैं P पॉइंट, इसको मान लेते हैं S पॉइंट, ठीक है, ये इसका फेजर आ गया बेटा। अब देखो OP, यहाँ पर वेक्टर OP, वेक्टर बता रहा है, ये O है ये P है, वेक्टर ओपी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बी आर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फेजर है बेटा, है ना, और फेजर। अच्छा ओपी हो गया, और ओक्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओक्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वी एल को, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे बेटा इसकी। इसके बाद में आ गया ओ एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी को, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक बेटा, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, ठीक बात। अब हम कंडीशन लेते हैं बेटा, पहली कंडीशन लेते हैं, इफ हम कहते हैं कि वी एल का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो वी सी की मैग्नीट्यूड वैल्यू से ज्यादा है ना, यानी वी एल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो बेटा पूरा सर्किट इंडक्टिव होगा, है ना, पूरा सर्किट इंडक्टिव की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। देन द रिजल्टेंट विल बी, देन द रिजल्टेंट विल बी, क्या होगा बेटा, देन द रिजल्टेंट विल बी द VL माइनस VC, ठीक है, then the resultant will be VL minus VC, which is represented by, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक नए टर्म ले लेते हैं, चलो OT मान लेते हैं, OT एज, ऐसे देखिए बेटा, अब नया बनाते हैं OT मतलब कोई नया हमने कंसिडर किया हुआ है, क्या देख ऐसे। अब VL माइनस VC किधर आएगा, हमने ये जाएगा बेटा VL की तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में
वी एल माइनस वी सी, ठीक है। और ये हमारे पास में आ गया वी टी, ये आ गया ओ टी, ये आ गया ओ, जो हमने लिखा है ओ टी से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में कौन होगा बेटा एक्स एक्सिस पर, वी आर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास में, अप्लाइड ईएमएफ को बेटा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कुछ बताते हैं कि ये जो है पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एक्चुअली में बेटा वो अप्लाइड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी किसी वीडियो में बता देते हैं ये पीक वैल्यू है, ठीक है ना। वो हमारे पास में अप्लाइड वोल्टेज होता है, जो आप ईएमएफ लगा रहे होते हैं उनका रिजल्ट, इनके रिजल्ट से वो निकल के आता है बेटा, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे पास में आ गया, वैल्यूज को निकालते हैं बेटा इसकी को, देखिए ये हमारे पास में मिला 5 वेक्टर, वो 5 एंगल, फेज एंगल मिल गया बेटा हमारे पास में, ये वी आर हो गया, ठीक है। अच्छा नीचे क्या होगा इसके, ये तो हो गए वी एल माइनस वी सी, ऊपर हमारे पास में क्या था इधर वी एल, ठीक है। और नीचे बेटा हमारा क्या था नीचे, वी, बताइए नीचे हमारे पे कैसे था वी सी, ठीक है, इसको ऐसे रहते थे। और ये हमें देगा बेटा अब, ये होगा ई, जो हम अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट हमें क्या देगा, वी एल माइनस वी सी, और वी आर का रिजल्ट हमें क्या देगा, अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ, ठीक है, अप्लाइड ईएमएफ। और इसे के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके इज द अप्लाइड ईएमएफ को दे रहा है, यानी वी एल माइनस वी सी और वी आर का रिजल्ट बता रहा है, ठीक है बच्चों। अब चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये ओ टी ऐसे ऐसे हमने बता दिया। फाइनली फाइनली finally the resultant of VR and VL minus VC is finally the resultant of VR and VL minus VC is represented by किससे बेटा, ओके से, ओके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ओके से, ये वेक्टर है बेटा, ओके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा हमने पढ़ा है ओके, दैट इज द रिजल्टेंट all three applied EMF gives applied EMF, वो अप्लाइड EMF हमें देंगे, ठीक है। तो कैसे देंगे बेटा, वी टर्न अ पेज, देखिए कैसे कर रहे हैं हम लिख रहे हैं बेटा ये वाली जो टर्म है ये वाली, तो ओ के हमारे पास में किसके बराबर होगा, वी एल माइनस बी सी के बराबर होगा, ये वी आर है, तो ये ओ आर, और अच्छा ये वाली जो टर्म थी हमने पी मानी थी बेटा, ठीक है। तो अब ये देखिएगा बेटा कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, वेक्टर ओ के वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी के वेक्टर, पी के वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, देखो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू पी के वेक्टर के बराबर होगा, ये तो वेक्टर की थ्योरी हो गई। अब बेटा इन दोनों के दो वेक्टर हैं आपके पास में, एक तो वेक्टर है ओ टी और दूसरा है ओ पी, जो कि ओ टी किसके बराबर है बेटा, ओ आर के बराबर है। अच्छा ओ पी और ओ आर में एंगल कितने का बनना है, 90 डिग्री का। तो बेटा पैरेललोग्राम थ्योरम आपने लगाई थी, तो पैरेललोग्राम थ्योरम में आपको क्या मिला था कि एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, पैरेललोग्राम थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, नहीं होता, जहां cos थीटा हमारा कैसा हो गया 90 डिग्री। तो बेटा अब हमारे पास में इसकी रिजल्टेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए हम लिखेंगे ओ के का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ टी का ओ पी के का स्क्वायर या ओ टी का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी ओके cos 90। तो ये तो खत्म हो जाएगा बेटा, ये फिनिश हो जाएगा, आपके पास बचेगा ओके का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पीके का स्क्वायर, क्लियर।
ये बचेगा। अच्छा ओके कितना था, अप्लाइड ईएमएफ ई स्क्वायर, ओपी कितना था, वी आर का स्क्वायर। अच्छा ये कितना है बेटा आपके पास में पी के, ये है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखो ई स्क्वायर इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं आई आर का होल स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। तो बेटा अब यहाँ क्या बचेगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। बच्चा ठीक है, क्लियर हो गया ना ये बेटा, यहां तक आ गया। चलिए अब इसमें से ई स्क्वायर ये हो गया, आई स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, आपके पास मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर कॉमन लेकर आई की वैल्यू निकालिए, तो ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो गया। अब बेटा आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी ई अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आ गई आपके पास में वैल्यू, देखिए करंट निकल आया सर्किट के अंदर, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट हमारे पास में निकल के आ गई। आई क्या निकल के आया बेटा मेरा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है ना बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आई हमारे पास में वैल्यू आ गई। अच्छा अब ये देखिएगा, ये हमारे पास में निकल आया वी एल माइनस वी सी हो गया, ये अप्लाइड ईएमएफ हो गया, हमारे पास में करंट भी आ गया। ठीक है, हम लिख रहे हैं बेटा आई इज इक्वल टू ई ओवर जेड। ठीक है, यहाँ पर z क्या है और करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ z क्या है बेटा, z है हमारे पास में वेयर वेयर z क्या है बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बेटा इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, इस रिजल्ट इसको क्या बोलेंगे हम, इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हमने ड्राइव किया तो हमने क्या माना था, एक हमने माना था वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन कैपेसिटर। तो बेटा ये जो होगा सर्किट किसकी तरह से बिहेव करेगा, इंडक्टिव की तरह से, इंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसका फेज एंगल भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो फेज एंगल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ फिर दोबारा टर्न करते हैं बच्चों, देखिए टर्न पे फेज एंगल फाई हमें निकालना है, तो टेन फाई क्या होगा वी एल माइनस बी सी ओवर वी आर। क्लियर है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। देखो अब निकालेंगे फेज एंगल, फेज कितना होगा टेन फाई, टेन फाई किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर में क्या था वी एल माइनस वी सी ओवर वी आर। तो बेटा वी एल क्या था हमारे पास में आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। तो आपके पास में टेन फाइव क्या निकल के आ गया, टेन फाइव निकल के आ गया एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, ये टेन फाइव निकल आया। अब हम बेटा इसका रिएक्टेंस के लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं, बहुत अच्छा ग्राफ बन सकता है रिएक्टेंस के लिए। देखेंगे कैसे बनेगा, आसान है। देखो एक्सएल और पी के बीच में दोबारा ग्राफ, ग्राफ आसान है बहुत, ये आसान है बेटा, टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़िए। ऐसे देखो ये हमारे पास में ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए टेन में टेन फाइव लेके आना है ना, तो ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर में क्या होगा एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, और इधर क्या होगा बेटा हमारे पास में आर बी आर, ये पी होगा। ठीक है, इसको हम टी बोल देते हैं जो हमने पहले लिया है। और ये आपको क्या देगा बच्चा, अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या दे रहा है, अभी तो निकाला जेड दे रहा है, देखो कैसे देगा बताते हैं। ये आपके पास में इधर आ गया वी आर। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देगा, देखो ये टेन फाइव बना लो बस, अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा क्या देगा। ठीक है, ये हो गया फाइव, तो टेन फाइव हमारे पास में क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस जो हमने ऊपर लिख रखा है, देखो एक्सएल माइनस एक्सी दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा, एक्सएल माइनस एक्सी वी आर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो इसका स्क्वायर प्लस इस इन दोनों का होल स्क्वायर, ये क्या आ रहा है बेटा, देखो क्या आ रहा है रूट के अंदर जेड, हम लिखते हैं नहीं लिखते, इसको अगर हम कर दें ओ और इसको कर दें के,
तो आप क्या लिखोगे, देखो ओके का स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों, ओपी का स्क्वायर प्लस पीके का स्क्वायर, वही जो अभी हमने किया है। तो ओके ओके हमारे पास में क्या है, ओके चलो निकालना है, ओके ओके का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी हो गया हमारे पास में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बेटा यहाँ पर सॉरी ये हमने लिख दिए आर, रेजिस्टेंस आर, इसको आर कर दीजिए। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो गया। तो ओके इज इक्वल टू आपके पास में मिला रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके आपके पास में आ गया। और अब ये देखो ये है क्या चीज, ये है इम्पीडेंस, जेड है। तो इसका मतलब ये इम्पीडेंस मिला हमें, जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जेड है बेटा, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। कोई डाउट तो नहीं हुआ बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरे केस करते हैं बेटा, क्या कि इफ, देखिए अब क्या आएगा, अगर हमने पहले वाले कंडीशन में लिया था कि इफ, पहली कंडीशन ली थी हमने क्या बोला था बेटा, VL इज ग्रेटर देन, फर्स्ट कंडीशन में VL इज ग्रेटर देन VC। ठीक है, तो सर्किट किसकी तरह से बिहेव कर रहा था, सर्किट कर रहा था इंडक्टिव सर्किट हो गया था, है ना, इंडक्टिव सर्किट हो गया था। अब हम ले रहे हैं बेटा सेकंड कंडीशन है, इफ VC इज ग्रेटर देन VL, अगर VC की वैल्यू VL से ज्यादा है तब फेजर कैसे बनेगा। तो देखो तब फेजर कैसे बनेगा, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर तो चला जाएगा VL, बेटा नीचे आ जाएगा हमारे पास में VC माइनस VL। ठीक है, अब सर्किट किसकी तरह से बिहेव कर रहा है बेटा, कैपेसिटिव सर्किट की तरह से बिहेव कर रहा है। और इधर क्या होगा बेटा, VR, ये P हो गया। अच्छा नीचे हमने क्या लिया था उसमें बच्चों, बताओ, नीचे हमने क्या लिया था, S, है ना, हम यहाँ पे S ले लेंगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या देगा, अप्लाइड EMF। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा हमें क्या देगा, अप्लाइड EMF। तो देखो निकालते हैं, ये हमें देगा, अब दूसरी कंडीशन बना दी बच्चों हमने, अब ये हमें देगा अप्लाइड EMF। यहां से हम लेके चलते हैं, सेम चलेगा बेटा, कंडीशन एग्जाम में देख के लगाइएगा कि मांगा क्या जा रहा है। ये हो गया बेटा फाई एंगल, ये हो गया हमारे पास में अप्लाइड EMF, यानी अप्लाइड EMF। ठीक है, अप्लाइड EMF हो गया, सेम कंडीशन लगाएंगे। अच्छा ये क्या, इसको बना देते हैं अब हम K, इसको बना देते हैं K और इसको कर देते हैं हम O। चलो फिर दोबारा से वही कि OK का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर और PK का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में लेके चलना है बेटा, अब हम OP का स्क्वायर प्लस PK का स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, OK के स्क्वायर के। ठीक है, तो OK का स्क्वायर क्या है बेटा हमारे पास में, E स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, सेम टू सेम। अब देखो E स्क्वायर इज इक्वल टू IR का होल स्क्वायर आ गया प्लस IXC माइनस IXL का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो इसमें से I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर बाहर XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया E स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू E स्क्वायर। बेटा I स्क्वायर आपके पास में मिल गया, यहाँ पे बताओ, बहुत आसान, क्या मिला, E स्क्वायर अपॉन आई आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। बेटा I की वैल्यू आ गई आपके पास में E स्क्वायर अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। बेटा हम इसको क्या कहते, ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर देखो चेक करो, ये क्या है हमारे पास में, सर्किट का इम्पीडेंस। ठीक है, सर्किट का इम्पीडेंस। तो I इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, E अपॉन Z। तो Z की वैल्यू क्या है आपके पास में, Z की वैल्यू है यहाँ पर अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसमें फेज निकालेंगे तो फेज कितना बन के आएगा, फेज बताएंगे tan फाई। ठीक है, tan फाई। अब देखो tan फाई किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ये है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बेस मेरे पास में क्या आएगा बेटा यहाँ पर, अब देखो बेस हमारा क्या होगा, वी आर, यहाँ पे क्या होगा बेस वी आर, देखो वी आर है यहाँ पे, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ तक वी आर है। तो देखो अब क्या आएगा, परपेंडिकुलर एक्सी माइनस यानी वी आर, सॉरी यहाँ लिखें वी आर, वी सी माइनस वी एल अपॉन वी सी माइनस वी एल ओवर वी आर, ये वी सी माइनस वी एल है बेटा यहाँ पर, वी सी माइनस वी एल। ठीक है, देखो अब आ गया tan फाई इज इक्वल टू, आपने लिखा वी सी माइनस वी एल अपॉन आर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल अपॉन आई आर, आई कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, ये फेज एंगल आ गया इसके बीच। ठीक है, tan फाई निकालिए। अगर आप एक्सी और आर के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो भी बेटा ऐसे ही जाएगा, कैसे, देखिए यहां पर तो आ जाएगा आर, और नीचे क्या जाएगा बेटा, इसके नीचे जाएगा इसका एक्सी माइनस एक्सएल, और इनका रिजल्टेंट क्या देगा आपको, जेड। ठीक है, इंपीडेंस दे देगा, देखिए ये आपको इंपीडेंस देगा फाइव, ये क्या होगा हमारे पास में, एक्सी माइनस एक्सएल। ठीक है, ये वाला हमारे पास में होगा। ठीक है, और ये हमारे पास में आर होगा, ये होगा ओ, इसे क्या देंगे के, इसे बोल देंगे पी, इसे बोल देंगे एस। ठीक है, ओपी का स्क्वायर है तो पीके का स्क्वायर। ठीक है, अब सेम टू सेम है बेटा, जेड की वैल्यू हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यही निकल के आएगी। ठीक है ना, जेड हमारा क्या है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, और सर्किट किसकी तरह से बिहेव करेगा, अब सर्किट किसकी तरह से बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट की तरह से बच्चों बिहेव करेगा। क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा। अब एलसीआर सर्किट में जो बेटा इंपीडेंस है, अब उसको अपनी प्रॉपर टर्म में लिखते हैं। देखो जेड हमने क्या लिखा था बेटा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्सी एक्सएल माइनस एक्सी ले लेंगे का होल स्क्वायर, या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या होता है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक्सएल होती है ओमेगा एल, जो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल, तो ये हो गया बेटा 2 पाई एफ एल माइनस, अच्छा एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, क्या होगा बेटा 1/2 पाई एफ सी, है ना, तो हम लिखेंगे 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर, ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बेटा हम सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट पढ़ रहे हैं, यानी रेजोनेंस पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस होता क्या है, देखो रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, a circuit is said to be resonance when the natural frequency of the circuit is equal to the frequency of applied voltage, applied EMF। I repeat again, definition लिख दो बच्चों, चलो लिख लो अच्छी तरीके से लिखिएगा, पूछते हैं एग्जाम में बेटा व्हाट इज द रेजोनेंस, a circuit is said to be resonant when the natural frequency of circuit is equal to the frequency of applied EMF और वोल्टेज। ठीक है, अब देखो फॉर रेजोनेंस के लिए क्या है, सर्किट के अंदर बोथ फॉर रेजोनेंस क्या होगा बेटा, बोथ
इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैसे होने चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, इन सर्किट, सर्किट के अंदर होने ही चाहिए। अब देखो कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम ले रहे हैं ए, रेजोनेंस। एट रेजोनेंस क्या होगा बेटा, रेजोनेंस पर पहली कंडीशन है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, या हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये होना चाहिए बेटा। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी तो बेटा z कितना हो जाएगा, z देखेंगे बेटा, z क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जब ये दोनों बड़े होंगे, मतलब जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो z किसके इक्वल हो जाएगा, z हो जाएगा r के इक्वल। ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा ना बेटा, आर स्क्वायर का रूट हट जाएगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में फेज कितना होगा, टेन फाइव की वैल्यू बताओ, चलो सेकंड, टेन फाइव कितना होगा, टेन फाइव होगा हमारे पास में, देखो एक्सएल माइनस एक्सी लिखते हैं, अपॉन आर लिखते हैं, तो ऊपर जीरो होगा नीचे आर, तो टेन फाइव हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा, जीरो के, तो फाइव मेरा कितना आ गया, जीरो, यानी फेज एंगल खत्म, फेज एंगल नहीं होगा। अच्छा, सर्किट के अंदर इंपीडेंस क्या होगा, अच्छा ये सर्किट के अंदर इंपीडेंस जो होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी तो है ही नहीं है, तो इसी बोलेंगे मिनिमम रेजिस्टेंस या मिनिमम इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, इंपीडेंस क्या है बेटा, इंपीडेंस है आपका मिनिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास में करंट, इस कंडीशन में जब रेजिस्टेंस मिनिमम है, सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो बेटा हमारी करंट क्या होगी, मैक्सिमम। तो सर्किट के अंदर करंट होगी बेटा हमारे पास में थर्ड में, करंट विल बी मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम कितना होगा बेटा, वी अप्लाइड या ई अप्लाइड, वी और ई अपॉन आई, वी और ई अपॉन आर, सॉरी मैक्सिमम करंट जाना है ना, आर आ जाएगा। तो आई मैक्सिमम के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई ओवर आर। ठीक है, इस तरीके से। कोई डाउट तो नहीं है बेटा बच्चों, बस अब हम करेंगे वेरिएशन इसी में बेटा, वेरिएशन ऑफ Z विद F, यानी फ्रीक्वेंसी के संग में। ठीक है, और एक पढ़ रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो बी हमारा पार्ट आ रहा है रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, हम निकाल रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हमने पढ़ा है क्या, एक्सएल किसके इक्वल होगा, एक्सी के। ठीक है, अच्छा एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के, और रेजोनेंट के लिए आर लगा देते हैं, ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा आर सी, थोड़ा सा इंडिकेशन दिया या नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए रेजोनेंस की कंडीशन के लिए, आर लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास में क्या हो गया, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्या बना बेटा बच्चों, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाएगा। ओमेगा की ये आ गया एक, अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ आर, 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है बेटा, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बेटा वेरिएशन ऑफ जेड विद एफ। ठीक है, लिख रहे हैं यहां पर वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जेड विद फ्रीक्वेंसी, यानी इंपीडेंस का फ्रीक्वेंसी के संग में वेरिएशन। देखो फर्स्ट के बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, कंपटीशन लेवल पर यही जनरली पूछते हैं, छोटी छोटी बातें है ना। इफ अगर फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी लेस देन है बेटा किससे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, तब क्या होगा, तब होगा बेटा हमारे पास में सर्किट कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेगा, यानी एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। ठीक है ना, अभी हमने निकाला इस चीज को, तो हम इसमें यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सर्किट नेचर, सर्किट नेचर किस तरीके का हो गया, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव नेचर हो गया। अच्छा, फाई की वैल्यू कैसी हो जाएगी फिर, नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सी बात है, अभी करते हैं बेटा, फाई की वैल्यू कैसी जाएगी, नेगेटिव। अच्छा दूसरा निकालते हैं, देखो इफ
अगर हम ये कह दें कि F इज इक्वल टू एफ आर है, ठीक है, तब क्या होगा बेटा, तब होगा XC इज इक्वल टू XL। तो सर्किट नेचर कैसी होगी, रजिस्टिव, क्योंकि XL और XC आपस में कैंसिल हो जाएंगे, Z R के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो Z हमारा R के इक्वल होगा, तो सर्किट की नेचर कैसी होगी, सर्किट नेचर होगी बेटा रजिस्टिव। और फाई हमारा कितना होगा उस कंडीशन में, 0, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं, सर्किट नेचर होगी रजिस्टिव। नेक्स्ट आता है इफ, थर्ड कंडीशन बेटा, इफ F इज ग्रेटर देन एफ आर, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तब देखो क्या होगा, XL इज ग्रेटर देन XC। तो सर्किट नेचर कैसी हो जाएगी, सर्किट नेचर होगी बेटा इंडक्टिव, नेचर इंडक्टिव, ठीक है। अब इसमें फाई कितना होगा हमारे पास में, फाई हमारा पास में पॉजिटिव हो जाएगा, फेज पॉजिटिव हो जाएगा। चलो अब ग्राफ बना के देखो, देखिए बेटा वेरिएशन जो ये टॉपिक है उसके लिए, ठीक है। यहां पर इधर इम्पीडेंस, इधर हमारे पास में क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अब बच्चा देखना, यहां पर सबसे पहले हमने क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सबसे पहला फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, यानी XC इज ग्रेटर देन XL, XC इज ग्रेटर देन XL। अगर आप Z में लगा के देखो, देखो बेटा, देखना इसको बहुत गौर से देखना, इधर करते हैं, देखो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, मैंने क्या लिखा था लास्ट में, 2 पाई F, है ना, Z की वैल्यू 2 पाई C, 2 पाई FL माइनस 1/2 पाई FC। ये तो करते हैं बेटा, मैंने निकाला है आपके लिए, देखिए XL माइनस XC का होता है, XL क्या होता है, 2 पाई FL ये होता है। अब बेटा अगर हम ये देखें, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू FR को, मैं पहले कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, FR ज्यादा है, नहीं F ज्यादा है, ठीक है ना, सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं, F ज्यादा है, F की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो बेटा ये तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, ये तो ना के बराबर हो जाएगा। सर्किट में F ज्यादा होने पर सर्किट इंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा, यानी Z मेरे पास में क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, Z की वैल्यू मेरे पास में क्या होगी, बढ़ेगी, सीधी सी बात है, इंपीडेंस मेरे पास में बढ़ेगा। अगर मैं F की वैल्यू को कम कर देता हूं, अगर मैं F की वैल्यू को कम कर देता हूं, तो इसका मतलब ये है इसकी पूरे की 1/2 पाई F की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो सर्किट किसकी तरह से बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह से। बात आ रही है नहीं आ रही समझ में, आई रिपीट अगेन, देखिएगा मैंने क्या बोला, अगर F की वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूं, बढ़ाता हूं, है ना, तो ये हमारे पास में 1/2 पाई F कम हो जाएगा पूरा, तो सर्किट में क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस 2 पाई FL, 2 पाई FL बचेगा ना, क्योंकि F की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये बचेगा। सर्किट किसकी तरह से बिहेव करेगा, इंडक्टिव की तरह से, क्योंकि 2 पाई FL बहुत ज्यादा बड़ा होगा, है ना, Z की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी, हमारे पास में वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी इस तरीके से हमारे पास में जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके से, अगर हम इसकी वैल्यू को कम करते हैं, इसकी वैल्यू को हम कम करते हैं, तो हमारे पास में ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा कुछ, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो XL और XC बराबर हो जाते हैं, तो यहां पर ये हमारे पास में होगा FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी XL इज इक्वल टू XC इस कंडीशन पर हो जाएगा, और ये हमारे पास में सर्किट के रेजिस्टेंस को शो करेगा। आई रिपीट अगेन, देखिए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू कम होती है, यानी XC कम हो जाएगा, सर्किट इंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा, ग्राफ मेरा पॉजिटिव जाएगा, इंक्रीज करेगा, इंपीडेंस बढ़ेगा। और अगर बेटा मेरे पास में FF की वैल्यू मैं कम करता हूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कम करता हूं, तो Z मेरा कम हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा हमारे पास में। ये हमारे पास में वेरिएशन विद इंपीडेंस विद फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटा। इसके सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, क्लियर, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्राउंड लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसी लगी, बहुत अच्छी लगी, पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए, इससे दूसरे बच्चों का भला हो, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।